हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा कि पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को, और ये हमारा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 16 है, जिसमें अगेन यहाँ पे हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखे गए हैं। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ एक एक क्वेश्चन को वन बाई वन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य वर्धित कर जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं वैट कह रहे हैं, वैट का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, मूल्य वर्धित कर जिसे हम वैट कहते हैं, वैट का जो फुल फॉर्म है वो है वैल्यू एडेड टैक्स। और वैल्यू एडेड टैक्स देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है, वैल्यू एडेड टैक्स, इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। फिर देखिए सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 25 अक्टूबर को। और 25 अक्टूबर दिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो ये आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है ये 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत विश्व में कृषि उत्पादन का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो जो कृषि उत्पादन में किस चीज़ का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो याद रखिएगा, भारत विश्व में जो कृषि उत्पादन का जो सबसे बड़ा निर्यातक है वो है कपास का। और कपास दिखा है ऑप्शन नंबर दिखा है यहाँ पे सी में, तो कपास हमारा सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत जो है निर्यातक देश जो है, सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो कपास की करता है, और कपास ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह राज्य सड़क परिवहन कारपोरेशन जिसने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है, तो वो राज्य कौन सा है? तो जानते रहिएगा, वह राज्य सड़क परिवहन कारपोरेशन जिसने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है वह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश दिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन जो लॉन्च किया है राज्य सरकार परिवहन ने वो है उत्तर प्रदेश, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या आएंगे फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो जानते रहिएगा, उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो है आपका शारदा नहर। और शारदा नहर दिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन ये होता कि भारत की सबसे बड़ी लंबी या सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो याद रखिएगा अगर पूछता है भारत की, तो याद रखिए अगर भारत की सबसे लंबी की बात आएगी तो याद रखिए वो है इंदिरा गांधी नहर। तो अगर आता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर वो है शारदा नहर। अगर आता है कि भारत देश के, हमारे भारत की सबसे लंबी नहर कौन है, तो वो है इंदिरा गांधी नहर, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क जो बनाया गया है ये बनाया गया है लखनऊ में। और लखनऊ दिखे है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क जो बनाया गया है वो लखनऊ में बनाया गया है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिकेट का मक्का निम्न में से किस खेल के मैदान को कहा जाता है? देखो ऑप्शन ए में है ग्रीन पार्क, ऑप्शन बी में है मेलबर्न, ऑप्शन सी में है लॉर्ड्स और ऑप्शन डी में है केप टाउन। तो याद रखिएगा, क्रिकेट का मक्का जो बोला जाता है वो बोला जाता है लॉर्ड स्टेडियम को। और लॉर्ड के स्टेडियम देखिए लॉर्ड्स आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को बोला जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तो कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है उसे हम कहते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। फिर देखिए 10th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के क्षेत्र में क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है।
तो वो कौन सा है? तो याद रखिएगा वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है वो है बेंगलुरु हवाई अड्डा। और बेंगलुरु हवाई अड्डा देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए आया है ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा क्षेत्रीय हवाई अड्डा का जो खिताब जीता है वो कौन सा है? वो है आपका बेंगलुरु हवाई अड्डा है। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध नारा, जो प्रसिद्ध नारा है कौन सा? कि भारत छोड़ो निम्न में से किसने दिया था? तो जो भारत छोड़ो का नारा दिया था ये किसने दिया था? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी लिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन जिसे हम शॉर्ट में WTO कहते हैं का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO कहते हैं इसका जो मुख्यालय है ये आपका जेनेवा में है। और जेनेवा देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व व्यापार संगठन या जो WTO है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 जनवरी को। याद रखना है आपको 1 जनवरी 1995 को। तो 1 जनवरी 1995 को इसका क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 13 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसे हम सार्क कहते हैं शॉर्ट में, की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क के नाम से भी हम जाते हैं शॉर्ट में, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में। और 1985 देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो हमारा यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1985 में हुई थी। हाँ, अगर आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है ये आपका है काठमांडू में। ये अभी आपको याद रखना है ये कहाँ पे है? ये है काठमांडू में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो सार्क की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? ये है काठमांडू में है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो याद रखिए कलिंग जो पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। और विज्ञान की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे 15 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी दिखे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बदरुद्दीन तैयब जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंगाली देशभक्ति की बाइबिल निम्न में से किस पुस्तक को माना जाता है? याद रखिएगा बंगाली देशभक्ति की बाइबिल के नाम से जो प्रसिद्ध है जो पुस्तक वो है आनंद मठ। और आनंद मठ दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आनंद मठ नामक पुस्तक को बंगाली देश की देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया, तो किन्हें चुना गया था? जो महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उसके लिए जो प्रथम सत्याग्रही उन्होंने चुना था वो किसको चुना था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन के जो प्रथम सत्याग्रही जो चुने गए थे वो चुने गए थे विनोबा भावे। और विनोबा भावे दिखे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएंगे 18 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है। और कंबोडिया देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अंकोर वाट जो का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस विदेशी यात्री ने
नालंदा विश्वविद्यालय में भ्रमण एवं अध्ययन किया। मतलब इसमें कौन सा विदेशी यात्री है जो नालंदा में आया और आने के बाद उसने यहाँ शिक्षा भी प्राप्त की। तो याद रखिएगा वह विदेशी यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में आया और आने के बाद यहाँ घूमा टहला और यहाँ से उसने शिक्षा भी प्राप्त की थी, वो था वेनसांग। और वेनसांग दिखे है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 20 नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? तो याद रखिएगा उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, ये कराया गया था राजा नरसिंह प्रथम के द्वारा। और राजा नरसिंह प्रथम दिखे आए हैं कहाँ? राजा नरसिंह प्रथम दिखे आए हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आए हैं ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो राजा नरसिंह प्रथम ने करवाया था। और याद रखिएगा यही क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कोणार्क मंदिर है किस देवता का मंदिर है? तो याद रखिएगा ये है सूर्य देवता का। ये आपको याद रखना है, ये सूर्य देवता का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि जो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का संबंध किस देवता से है, तो वो सूर्य के देवता से है। और इसका निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंह प्रथम ने, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अमीर खुसरो का दरबारी कवि था, तो कौन था दरबारी कवि? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो का जो दरबारी कवि था वो था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अमीर खुसरो का जो दरबारी कवि था वो अलाउद्दीन खिलजी था। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो कब हुआ था या कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये हुआ था मुंबई में, जिसे पहले बम्बई कहा जाता था। बम्बई लिखिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बम्बई यानी मुंबई में हुआ था। और अगर क्वेश्चन आ जाए कब हुआ था, तो ये हुआ था 1885 में। तो इसमें ये 1885 में अधिवेशन हुआ था। अगर आ जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बम्बई या मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ये क्या थे? ये उसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ये नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी गठित की गई थी, तो किसके द्वारा गठित की गई थी? तो याद रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो थी ये दो लोगों के द्वारा, दो क्या तीन लोगों ने मिलकर इसको किया था, इसका गठित किया था। उसमें थे चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और थे सचिंद्र नाथ सन्याल। ये तीन लोगों ने मिलकर किया था। और इसमें देखिए जो नाम एक ही आया है और वो है चंद्रशेखर आज़ाद इन चारों में। तो हमारे यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद, यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या रखना है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की जो गठित की गई थी वो तीन लोगों के द्वारा की गई थी, जिसमें से एक कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और दो लोगों के नाम और नोट कर लीजिए। तो ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का जो गठन किया था वो तीन लोगों ने मिलकर किया था। कौन कौन थे? सुखदेव हो गए, सचिंद्र नाथ सन्याल हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद हो। तीन लोगों ने मिलकर इसकी जो है इसको गठित किया था। तो हो सकता है कि इसमें से जिसमें सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद की बात आई, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में सुखदेव ऑप्शन में आ जाए या फिर सचिंद्र नाथ सन्याल आंसर में आ जाए। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की जो गठन किया गया था वो तीन लोगों ने मिलकर किया था। कौन कौन थे? सुखदेव, सचिंद्र नाथ सन्याल और चंद्रशेखर आज़ाद। ये पूरे सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि असहयोग आंदोलन जो है निम्न में से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिए जो असहयोग जो आंदोलन था ये शुरू हुआ था 1920 में। और 1920 दिखाया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1920 में हुई थी। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में निम्न में से कौन विश्वास करता है? देखिए ऑप्शन ए में है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी में है जैन धर्म, ऑप्शन सी में है बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में कोई नहीं। याद रखिएगा कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में जो विश्वास करता है जो धर्म, वो बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म हैं। जहाँ तक ये दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को ये दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप याद रखना सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म भी विश्वास करता है। तो आप तीनों धर्म को एक साथ लेकर चलें कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में जो विश्वास रखने वाले जो धर्म हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपका सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म भी हम कहते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों ही मानते हैं। ये आपको याद रखना।
तो तीनों ही ये धर्म विश्वास करते हैं। कौन? सनातन धर्म भी है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, कह रहे हैं आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो कौन थे? तो याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखली गोसाल। और मखली गोसाल देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखली गोसाल थे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट था निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन ए है मध्यम वर्ग, ऑप्शन बी में है उच्च वर्ग, ऑप्शन सी में है कृषक वर्ग, या ऑप्शन डी में है दलित वर्ग। तो जानते रहिएगा पूना पैक्ट का जो संबंध है ये दलित वर्ग के लिए संबंधित था, और दलित वर्ग देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप कह रहे हैं पूना पैक्ट में दलित वर्गों के अधिकार की बात की गई थी, इसलिए इसका संबंध किससे है? दलित वर्ग से है। हाँ, अगर ये हो जाए कि जो पूना पैक्ट था ये किनके बीच में ये हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि जो पूना पैक्ट था इसका संबंध दलित वर्ग से था, और ये किनके बीच में हुआ था? ये डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में ये पैक्ट हुआ था। ये भी आपको याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि जो पूना पैक्ट हुआ था ये किनके बीच में हुआ था? तो ये डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। इसका संबंध किस वर्ग से था? इसका संबंध दलित वर्ग से था। ये भी आपको पॉइंट सभी याद रखने हैं। फिर देखिए आ जाते हैं, हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उस समय जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था तब कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में मूलभूत तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए में है जनसंख्या, ऑप्शन बी में है निश्चित भूभाग, ऑप्शन सी में है संगठित सरकार, ऑप्शन डी में है प्रभुसत्ता। तो याद रखिएगा राज्य में मूलभूत तत्वों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तत्व होता है, जो एक राज्य के लिए या एक राष्ट्र के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी संप्रभुता। और संप्रभुता देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी राष्ट्र किसी भी राज्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है? संप्रभुता होता है। फिर देखिए आ जाएंगे 30 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? याद रखिए पवन ऊर्जा की एशिया की जो सबसे बड़ी परियोजना जो स्थित है ये स्थित है गुजरात में, और गुजरात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जो है गुजरात में स्थित है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, तो कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो अम्लीय जो वर्षा होती है वो होती है नॉर्वे में, और नॉर्वे देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए है तुलबुल परियोजना, जो तुलबुल परियोजना का संबंध निम्न में से किस नदी से है? तो याद रखिएगा जो तुलबुल जो परियोजना है इसका संबंध जो है झेलम नदी से है, और झेलम नदी देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि झेलम नदी पर ही ये तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ? तो याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति जो आई थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कौन सी फसल पे था? किस फसल को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ? तो वो है आपका गेहूँ, और गेहूँ देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखिए भारत में जो हरित क्रांति आई थी इसका मुख्य उद्देश्य था गेहूँ की फसल में वृद्धि करना, उसके उत्पादकता को बढ़ाना, इसलिए इस पर पूरा फोकस गेहूँ पर ही किया गया था। इसलिए इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो देखा गया, जो सबसे ज़्यादा उत्पादकता जिस फसल में उसमें देखी गई वो गेहूं की ही देखी गई। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में अभ्रक उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन है? इसका मतलब कि भारत में अभ्रक सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन किया जाता है, या अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में भारत के किया जाता है? तो वो जानते रहिएगा वो राज्य है झारखंड, और झारखंड देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है भारत में सबसे ज़्यादा जो अभ्रक का जो उत्पादन किया जाता है वो जो झारखंड राज्य में किया जाता है।
फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो नेपा नगर है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा नेपा नगर जो है ये अखबारी कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अखबारी कागज़ उद्योग की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अखबारी कागज़ उद्योग के लिए नेपा नगर बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेंगलोर किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगर बेंगलोर की बात करें तो ये तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए, ये टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ देखिए बात टेक्नोलॉजी की नहीं की गई है बल्कि किसी फसल की गई है। अगर किसी फसल की बात की जाती है, किसी की उत्पादकता की बात की जाती है, तो याद रखिएगा बेंगलोर जो है ये रेशमी कपड़ों के लिए भी पसंद है। और रेशमी कपड़ों की बात ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जानते रहिएगा बेंगलोर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो किसके लिए है, टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है, सूचना और टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएगा हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति, जो राष्ट्रीय वन नीति है में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वह प्रतिशत जिस पर वन रखने का लक्ष्य है। इसका मतलब कि जो हमारे देश की जो राष्ट्रीय वन नीति है उस हमारे देश का जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत पर वन लगाने का जो है लक्ष्य रखा गया है या वन रखने का जो है लक्ष्य रखा गया है, तो वो रखा गया है 33% और 33% लिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय वन नीति में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वह प्रतिशत जिस पर वन रखने का लक्ष्य है वो प्रतिशत है 33%, मतलब 33% है। फिर देखिए आ जाएंगे 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो कौन सी झील है। तो याद रखिए विश्व की जो सर्वाधिक जो गहरी झील है वो है बैकाल झील। और बैकाल झील देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बैकाल झील जो है ये विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। फिर देखिए आ जाएंगे 39 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर हो रहा है। तो याद रखिए टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ है या जो हो रहा है ये हुआ है भागीरथी नदी पे। और भागीरथी देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये भागीरथी यहाँ कर देंगे तो भागीरथी आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है टिहरी बांध का निर्माण जो किया गया है वो कहाँ किया गया है, भागीरथी नदी पर किया गया है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है, तो कौन सा है। तो याद रखिएगा विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जो देश है वो आपका है यूएसए। और यूएसए देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक जो देश है वो यूएसए, मतलब यूनाइटेड अमेरिका है, आपका अमेरिका है, आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणिक भंडार है, मतलब सबसे ज़्यादा खनिज तेल का भंडार कहाँ पाया जाता है, किस देश में मौजूद है। तो याद रखिए खनिज तेल का सबसे बड़ा जो प्रमाणिक जो भंडार मिला है वो है कुवैत के पास। और कुवैत देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा जो प्रमाणिक जो भंडार मिला है ये कुवैत के पास मिला है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक होता है या उत्पादक है, तो जो कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा यहाँ हमारे देश में पूछ रहा है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो उत्पादक जो हमारे देश में है वो कौन सा राज्य है। तो याद रखिएगा वो है आपका कर्नाटक में। और कर्नाटक देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना विश्व का जो सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो हमारा वो कर्नाटक राज्य है। हाँ अगर यही होता कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर होता, देश कौन सा है, अगर पूछता देश कौन सा है, अगर ये होता तो याद रखिएगा जो देश की बात पूछता तो जो देश है वो है आपका ब्राज़ील विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादक देश है, ये आपको याद रखना है। ये कौन सा है, ब्राज़ील है। तो आपको सारे पॉइंट याद रखना है कि हमारे देश में कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य वो कौन सा है, कर्नाटक है। लेकिन अगर कहें कि देश नहीं, यहाँ देश न करके यहाँ अगर ये कहें यहाँ पे विश्व में, यहाँ देश नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए विश्व में। अगर कहें विश्व में कौन सा है, तो विश्व में जो जिस देश का स्थान है वो कौन सा देश है, वो ब्राज़ील देश है, ये आपको याद रखना है।
फिर क्या आ जाएंगे 33 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 43 नंबर कि साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। तो कौन सा राज्य जो है प्राकृतिक जो है निवास उसके लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो याद रखिएगा साइबेरियन सारस के लिए जो आदर्श प्राकृतिक जो निवास है वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक जो निवास है वो अरुणाचल प्रदेश है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगफल है। तो इसका मतलब कि जो छोटा जो है क्या कह रहे हैं कि भारत में जो कोयला जो उत्पादन होता है उसमें जो छोटा जो नागपुर है उसका योग कितना है, मतलब उसका जो कितना प्रतिशत वो जो है देता है कोयला। हमारे भारत में जितना भी उपयोग किया जाता है उसका कितना प्रतिशत जो है छोटा नागपुर से हम प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का जो योग है जो सहयोग है वो लगभग है 40%। और 40% लिखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखें भारत में जो भी कोयला उत्पादन किया जाता है उसका 40% केवल छोटा नागपुर से उत्पादन किया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा सबसे जो प्राचीन जो स्तूप है वो सारनाथ में स्थित है। और सारनाथ दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वो याद रखिएगा अगर यही क्वेश्चन ये होता कि सबसे प्राचीन स्तूप का नाम क्या है तो जानते रहिएगा उसका नाम है धमेक स्तूप। तो स्तूप का नाम क्या है? धमेक स्तूप है। अगर आता है सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ है तो वह है सारनाथ में। अगर आता है सबसे प्राचीन स्तूप का नाम क्या है तो वह धमेक स्तूप इसका नाम है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौर मंडल में हमारे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा सौर मंडल का जो सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाए। आपको याद रखना है कि सौर मंडल को जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। लेकिन हाँ अगर यही क्वेश्चन ये होता कि सबसे नज़दीक जो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, जानते रहिएगा सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है बुध ग्रह। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि सौर मंडल में सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन सा? शुक्र है। हालांकि अलग की बात है कि सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध है, लेकिन सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी बुध सबसे गर्म नहीं है बल्कि कौन है? शुक्र है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है ग्रह तो बुध। तो बुध नज़दीक ज़रूर है सबसे, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है बल्कि सबसे गर्म कौन है? शुक्र ग्रह है। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 47 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है। तो क्या कारण है? देखिए ऑप्शन ए में है चंद्रमा का आकर्षण, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है पृथ्वी की गोलीय सतह, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन सी में है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये भी कुछ हद तक सही है। और ऑप्शन डी में है सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ये एकदम सही आंसर है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी होगा, याद रखिएगा समुद्र में जो ज्वार भाटा जो लहरें आती है और जाती हैं समुद्र की बड़ी बड़ी, उसके आने का कारण जो होता है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मिला जुला होता है। इसमें दोनों का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी इसमें दोनों की होती है, सूर्य की भी होती है और चंद्रमा की भी होती है। इस वजह से ज्वार भाटा आता है और इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है समुद्र में ज्वार भाटा आने का जो कारण है वो सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 48 भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है। जो मतलब जो ऑयल रिफाइनरी जो है ये भारत में सबसे बड़ी कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी या तेल जो शोधनशाला है ये स्थित है गुजरात में। और गुजरात दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ अगर आता है कि भारत में जो सबसे बड़ी तेल शोधन है वो गुजरात के किस राज्य कह रहे हैं किस जगह स्थित है, गुजरात में कौन से स्थान पे स्थित है या कौन सा जिला या कौन सा प्लेस है वो, तो याद रखिए वो है जामनगर। तो ये भी आपको याद रखना है कि गुजरात के जामनगर में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला या फिर जो ऑयल रिफाइनरी ये स्थित है। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ भारत की नहीं, इसी अगर हम ये कहें विश्व की, चाहे क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला या फिर आ जाए विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला, ये दोनों एक ही है। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ? जामनगर में है। चाहे पूछा जाए भारत की या पूछा जाए विश्व की, दोनों में हमारा आंसर होगा गुजरात में जामनगर में है। दोनों यही, ये हमारे देश की भी सबसे बड़ी है और विश्व की भी सबसे बड़ी है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलोरा में जो एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो इसमें जो एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें शैलकृत जो मंदिर हैं, जो शिलाओं के जो मंदिर मिलते हैं चट्टानों के, वो किनके हैं?
देखिए ऑप्शन ए में है बौद्ध और हिंदुओं के, ऑप्शन बी में है बौद्ध और जैन के, ऑप्शन सी में है हिंदू और जैन के, ऑप्शन डी में है हिंदू बौद्ध और जैन के। तो याद रखिएगा एलोरा की गुफाओं में जो शैलकृत का मतलब जो पत्थर की शिलाओं के जो मंदिर मिलते हैं उसमें याद रखिएगा वो हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के ही मंदिर हैं, और तीनों की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में आया है। तो हमारा यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एलोरा की गुफाओं में हिंदू बौद्ध और जैन ये तीनों ही क्या मिलते हैं, तीनों के ही मंदिर मिलते हैं। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये जो है जो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित हैं, तो याद रखिएगा ये स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें किसकी मंदिर मिलती हैं, उसमें हिंदू भी मिलती हैं, बौद्ध और जैन तीनों ही मिलते हैं। और पूछे एलोरा की जो गुफाएं हैं कहाँ हैं, तो आपको याद रखना ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहू जो है किसका मुख्य पर्व है। तो याद रखिएगा जो बिहू नामक जो पर्व है ये असम राज्य का बहुत ही मुख्य पर्व है। असम की बात दिखी है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि असम राज्य का जो मुख्य पर्व है वो बिहू है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। इसका मतलब जो समताप मंडल में ओजोन परत कौन सा काम करता है, तो याद रखिएगा समताप मंडल में जो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भूतल पर बैगनी जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उसको रोकना। तो जो भूतल पर जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो ज़मीन पर आने या पृथ्वी पर आने से ये रोकने का काम करती हैं। और ये बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में आया है कि भूतल का मतलब ज़मीन पर या पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। जो ये आती है पराबैंगनी जो किरणें आती है इसको पृथ्वी पर आने से रोकने का काम करता है ओजोन परत समताप मंडल में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना होता है। फिर क्या आ जाएंगे 52 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। तो कौन है, तो याद रखिएगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के जो रचनाकार हैं वो है मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर देखिए है ऑप्शन नंबर बी में है इकबाल। ये पूरा नाम इसमें नहीं लिखा है, इकबाल कहिए या मोहम्मद इकबाल पूरा नाम इनका है। तो इकबाल जी क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा ये बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करें कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, ये कहना है अरविंद घोष जी का। ये कथन किसका है, अरविंद घोष की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ये अरविंद घोष जी के कथन है कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है। और हमारा नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में लोहे का सर्वाधिक मात्रा होती है। मतलब जो भी चट्टानें कौन सी वो चट्टान है जिसमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिएगा वह चट्टान जिसमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है उसे हम बोलते हैं हेमेटाइट। और हेमेटाइट देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है कि हेमेटाइट जो चट्टान है इसमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। जो भारतीय जो दर्शन जो भी मिलता है, जो विचार में हमारे जो दर्शन जो मिलते हैं इसकी आरंभिक जो विचारधारा है ये कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा भारतीय दर्शन की जो आरंभिक जो विचारधारा जो है ये सांख्य दर्शन से लिया गया है। और सांख्य दर्शन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सांख्य दर्शन से जो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक जो विचारधारा है ये सांख्य दर्शन से ली गई है। अगर यही क्वेश्चन ये होता कि सांख्य दर्शन को किसने दिया था, तो जानते रहे कि ये दिया था महर्षि कपिल ने। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो सांख्य दर्शन से मिलती है। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है या किसने ये विचार दिया था, तो वो दिया था महर्षि कपिल ने दिया था। और आज हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है ये बनाई गई थी कुषाण युग में। और कुषाण युग देखिए यहाँ कुषाण युग कुषाण काल की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है ये कुषाण काल या कुषाण युग में बनाई गई थी। तो मे भी आपको यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे 56 यहाँ क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर सारी चीज़ क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।